सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। रीड से संबंधित 7वां प्रश्न पत्र आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। सेकंड लैंग्वेज के लिए संस्कृत का जो पैटर्न रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न पत्र बनाए हैं। इससे पहले 6 मॉडल पेपर हम हल कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप रीट यूपी टेट एटसेटेरा के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत नाम से आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप संस्कृत भाषा से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की कोई परीक्षा हो या उससे बाहर की एमपी यूपी कहीं की भी प्रतियोगी परीक्षा हो, संस्कृत से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिलेंगे। तो आप अगर संस्कृत भाषा में सफल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। इसके अतिरिक्त जो पहले से अपलोडेड वीडियोस हैं वो आप चैनल पर जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं अलग अलग, वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न सेम है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रथमतः 5 पर्यंत प्रश्ना समाधेया। गद्यांश पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो गद्यांश है वो अजंता की गुहा से संबंधित है, सरल भाषा में लिखा गया है, तो जल्दी जल्दी से हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अजंतायाः गुहा जगति एव प्रसिद्धा सन्ति। अजंता की गुहाएं जगत में प्रसिद्ध हैं। अरण्ये अखंडाम महाशिलाम उत्कर्त्य एता गुहा रचिता। वन में अखंड महाशिला को काटकर ये गुहा रची गई है। ईसा पूर्व 10 तमात् वर्षात् आरब्धम एतत् गुहा निर्माण कार्यम ईशा पूर्व 50 अधिके 600 तमे वर्षे प्रायः समाप्तिम आगात इति इतिहासविदः विदंती। बहुत ही प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिनका की निर्माण ईसा पूर्व में हुआ है। प्रसिद्धम बौद्ध क्षेत्रम एतत्, ये प्रसिद्ध बौद्ध क्षेत्र है। बौद्ध सन्यासिनः ध्यानादि निमित्तेन एता गुहा निर्मितवन्तः। बौद्ध सन्यासियों ने ध्यान इत्यादि के लिए इन गुहाओं का निर्माण किया। बुद्ध देवस्य जीवनेन संबद्धा विविधा घटना एतासु गुहासु चित्रिता सन्ति। बुद्ध देव के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाएं इन गुहाओं में चित्रित हैं। आंग्ल भाषाया अक्षरेण यू इत्येतेन आकारेण ता गुहा युता सन्ति। आंग्ल भाषा के यू आकार में ये गुहाएं बनी हुई हैं। अत्रत्यायाम 26 तमायाम गुहायाम उत्तरायण काले अस्ताभिमुखस्य सूर्यस्य किरणा उपविशेन भंगीयुतस्य बुद्धस्य स्तूपं स्वस्पर्शेन शोभयन्ति। एवमेव 19 गुहायां दक्षिणायन काले उदयाभिमुखस्य सूर्यस्य किरणा उत्थान स्थिति स्थस्य बुद्धस्य मूर्तिम स्पृशन्ति। इस प्रकार से इन गुहाओं का निर्माण किया गया है कि जो 26वीं गुहा है उसमें उत्तरायण काल में उदित होता हुआ सूर्य बुद्ध की प्रतिमा को स्पर्श करता है, और इसके अतिरिक्त दक्षिणायन काल में जो 19वीं गुफा है उसमें भी जो बुद्ध की मूर्ति है उसको सूर्य की किरणें स्पर्श करती हैं। तो बहुत ही अलग तरीके से अच्छे प्रकार से इन गुहाओं का निर्माण किया गया है। अब इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है एता गुहा निर्मितवन्तः अत्र क्रियापदम किम। इनमें से क्रियापद कौन सा है? एता गुहा, गुहा या निर्मितवन्तः। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। क्रियापद है निर्मितवन्तः। अब निर्मितवन्तः में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दूसरा प्रश्न है विविधा घटना अनयो पदयो विशेषणम किम वर्तते। इनमें विशेषण कौन सा है? विविधः, विविधा, घटना, घटना। तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है विविधा। तीसरा प्रश्न है जगति इत्यत्र का विभक्ति। जगति पद में कौन सी विभक्ति है? तो जगत शब्द के रूप जब चलते हैं तो सप्तमी एक वचन में रूप बनता है। ये तकारांत शब्द है तो सप्तमी एक वचन में रूप बनता है जगति, जगत में। चौथा प्रश्न है एतत् इत्यस्य पदस्य लिंगः। एतत् पद का क्या लिंग है?
पुल्लिंग का पद है, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का, या कोई भी नहीं। तो एतत् जो पद है वो बौद्ध क्षेत्र के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है और ये नपुंसकलिंग का पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। पांचवा प्रश्न है महाशिला इत्यत्र कः समासः, यहाँ पर कौन सा समास है? तो अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो महानश्च असौ शिलः, इस प्रकार के अर्थ में कौन सा समास यहाँ पर हो जाएगा? कर्मधारय समास। महान च असौ राजा, इस प्रकार से जो महाराजा शब्द बनता है उसी प्रकार यहाँ पर जो है महान है जो शिला, इस प्रकार के अर्थ में कर्मधारय समास यहाँ पर होता है। आगे है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा षट्तः 10 पर्यंत प्रश्न उत्तरणीय। ये पद्यांश पढ़कर 6 से और 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 पद्यांश यहाँ पर लिखे हैं मैंने। पहला है संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसास्वादः संगम सज्जनैः सह। संसार रूपी विश्व वृक्ष में 2 ही प्रकार के रसवान फल हैं। क्या क्या? एक तो काव्यामृत का रसास्वाद और दूसरा सज्जनों के साथ समागम। दूसरा पद्य है कुसुम स्तबकस्य एव द्वै वृत्ति मनस्विनः सर्वेषां मूर्धनि वा तिष्ठेत विशीर्येत वने अथवा। कुसुम स्तबक के समान, पुष्पगुच्छ के समान मनस्वी पुरुष की भी स्थिति 2 ही प्रकार की होती है। या तो सर्वेषां मूर्धनि, या तो सबके माथे पर विराजमान होता है, शीर्ष पर विराजमान होता है, या विशीर्येत वने अथवा वन में ही नष्ट हो जाता है। अब इससे संबंधित छठा प्रश्न है प्रथमे पद्यांशे कः अलंकारः। तो अर्थ बताते हुए मैंने अलंकार भी आपको बता दिया है। अगर आपने ध्यान से अर्थ मेरा सुना होगा तो मैंने बोला था संसार रूपी विश्व वृक्ष, संसार पर विश्व वृक्ष का आरोप कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। काव्य पर अमृत का आरोप कर दिया गया है, इसी प्रकार संसार पर विष का आरोप कर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। 7वां प्रश्न है द्वितीय पद्यांशे कः छंदः। दूसरे पद्यांश में कौन सा छंद है? तो सबसे पहले हम वर्णों की गणना यहाँ पर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ण हैं। 8 में अब हम लघु गुरु भी एक बार देख लेते हैं। सर्वत्र क्या होगा? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। तो 6ठा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। अभी जो छठा वर्ण है ये गुरु है। इसके अतिरिक्त 5वां वर्ण लघु होना चाहिए, 5वां लघु है। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ अनन्यो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार कौन सा छंद हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अनुष्टुप छंद। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर सही होगा। 8वां प्रश्न है कुसुम स्तबकः इत्यत्र कः समासः। कुसुम स्तबक में कौन सा समास है? तो कुसुमानां स्तबकः, पुष्पों का गुच्छा, इस अर्थ में यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 100। 9वां प्रश्न है विशीर्येत अत्र मूल धातु कः। विशीर्येत पद में मूल धातु क्या है? शी, श्री, श्री या शीर्य। तो यहाँ पर जो मूल धातु है वो हो जाएगी श्री। इस प्रकार से ये श्री मूल धातु है और वी उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का ये रूप है, तो ये बन जाता है विशीर्येत। तो मूल धातु यहाँ पर श्री होगी। 10वां प्रश्न है वने अथवा इत्यत्र कः संधि। वने अथवा पद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि या गुण संधि। तो हम यहाँ पर जब इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद हो जाएगा वने प्लस अथवा। कौन सा सूत्र इनमें संधि का विधान करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एंग पदांतात अति। पदांत एंग से परे अगर आकार हो तो पूर्व रूप एकादेश दोनों के स्थान पर हो जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप संधि। ऑप्शन नंबर ब। 11वां प्रश्न है असत्यम वर्तते। माहेश्वर सूत्रों के संबंध में कौन सा
कथन यहाँ पर असत्य है। माहेश्वर सूत्राणि चत्वारिंशत् सन्ति, माहेश्वर सूत्राणि प्रत्याहार सूत्राणि अपि कथ्यन्ते, येषाम् अन्त्यः इतः या हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो क्या माहेश्वर सूत्र चत्वारिंशत होते हैं? चत्वारिंशत का क्या तात्पर्य है? 40। तो ये गलत हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? यही है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र चतुर्दश होते हैं, चत्वारिंशत नहीं होते। दूसरा है, माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, ये एकदम सही है। एषाम अंत्यः इतः, माहेश्वर सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं, जैसे कि अ इ ऊर्ण, प्रथम जो सूत्र है इसका ण इत संज्ञक होता है। दूसरा है रील री क, तो अंतिम क जो है वो भी इत संज्ञक होता है। तो इनके एशाम, इन माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, केवल प्रत्याहार के निर्माण के लिए ये होते हैं। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा। और अंतिम कथन है हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः। जो ह य व र ट, इनमें ये जो अ है ये केवल मात्र उच्चारण के लिए होता है, तो यहाँ पर ये कथन भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ। 12वां प्रश्न है, उच्चारण स्थानानि विषये असत्यम कथनम अस्ति। उच्चारण स्थानों के विषय में असत्य कथन कौन सा है? उच्चारण स्थानानि सप्त सन्ति, उच्चारण स्थानानि एकादश सन्ति, हकारस्य उच्चारण स्थानम कंठः वर्तते, भकारस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठौ वर्तते। तो कौन सा असत्य कथन है यहाँ पर? यहाँ पर असत्य हो जाएगा उच्चारण स्थानानि एकादश सन्ति, क्योंकि उच्चारण स्थान 7 होते हैं, एकादश नहीं होते। इसके अतिरिक्त हकार का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठः के अनुसार, और उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, इसके अनुसार पवर के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब। 13वां प्रश्न है, एक सप्तत्य अधिक शतम, एक सप्तति अधिक शतम, एक सप्तति कितना हो जाएगा? एक सप्तति, सप्तति होता है 70, तो 70 से एक अधिक हो जाएगा 71, और अधिक शतम 100 से 71 अधिक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 171। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 100। 14वां प्रश्न है, अपराह्नम द्विनिमेष शून्यम षट्वादने इत्यस्य तात्पर्यः। इसका क्या तात्पर्य है? तो एक एक पद को हम लेकर चलते हैं। अपराह्नम का तात्पर्य है सायंकाल, द्विनिमेष शून्यम, द्वि 2, निमेष सेकंड, शून्य कम है, षट्वादने 6 बजने में 2 सेकंड कम है, और कब का समय है? सायंकाल का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 बजने में 2 मिनट, सायं 6 बजकर 2 मिनट, सायं 6 बजकर 2 सेकंड, या फिर सायं 6 बजने में 2 सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 15वां प्रश्न है, त्वया कन्दुकेन क्रीड्यते, वाच्य परिवर्तनम कुरु। वाच्य परिवर्तन करना है तो कौन सा, सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा वाच्य है, उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कर्म को देखते हैं, कर्ता को देखते हैं, तो कर्ता यहाँ पर तृतीया में है, अर्थात ये कौन सा वाच्य है? ये है कर्म वाच्य। और कन्दुकेन क्रीड्यते, अब इसका जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो कर्तृवाच्य इसको बनाएंगे। कर्तृवाच्य बनाने के लिए कर्ता को प्रथमा में कर देंगे। तो त्वया, त्वम का तृतीय विभक्ति का रूप होता है, तो जब प्रथमा बनाएंगे तो हो जाएगा त्वम। कन्दुकेन जो पद है, ध्यान दीजिएगा इस तरफ, कन्दुकेन जो पद है ये यहाँ पर कर्म नहीं है, ये है यहाँ पर करण। तो करण में कोई परिवर्तन नहीं होता। वाच्य परिवर्तन में कर्म में परिवर्तन होता है और कर्ता में परिवर्तन होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी कारक हो, आधार हो, करण हो, संप्रदान हो, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये चूंकि करण है इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो ये जो का त्यों रह जाएगा। उसके बाद ये जो क्रीड्यते है, इसको हम कर्ता के अनुसार पद बनाएंगे। तो त्वम के अनुसार क्या बनेगा यहाँ पर? क्रीडसी। तो क्रीडती मत कर देना आप, यहाँ पर त्वम के अनुसार पद बनेगा क्रीडसी। तो सही ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो होगा त्वम कन्दुकेन क्रीडसी, ऑप्शन नंबर द।
16वां प्रश्न है, उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया। उपर्युक्त वाक्याय संस्कृतानुवादः अस्ति। उसने 10 दिन में आरोग्य प्राप्त किया का उचित संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सः 10सु दिनेषु आरोग्यं प्राप्तवान्, सः 10भि दिनै आरोग्यं लब्धवान्, सः 10 दिनात् आरोग्यं प्राप्तवतः, या सः 10 दिने आरोग्यं प्राप्नुत। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, सः 10भि दिनै आरोग्यं लब्धवान्। अब ये कौन से सूत्र के अनुसार हुआ है? ये हुआ है अपवर्गे च। ये एक सूत्र है जो ये विधान करता है कि अगर समयवाचक और मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो और वहां पर फल प्राप्ति भी हो जाए, तो फल प्राप्ति हो जाने पर अगर निरंतरता का भाव हो और फल प्राप्ति हो जाए तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग इन कालवाची समयवाची पदों में किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब। और प्राप्त किया तो लब्ध धातु, लब धातु होती है, उससे तवान प्रत्यय तवतु प्रत्यय जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? लब्धवान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सः 10भि दिनै आरोग्यम लब्धवान। 17वां प्रश्न है, इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। अस्य वाक्यस्य संस्कृतानुवादो अस्ति। इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? इमां बालिकां पठनं रोचते, अस्याः बालिकायाः पठनं रोचते, अस्यै बालिकायै पठनं रोचते, या एतां बालिकां पठनं रोचते। तो ये वाक्य तो आपका बिल्कुल भी गलत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी तरीके का वाक्य हम कर चुके हैं। स्पेशली मैंने इतना वहां पर आपका अटेंशन ले लिया था कि रुच धातु से संबंधित तो कभी भी आपका प्रश्न भविष्य में गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेस्ट पेपर है तो आप प्रश्न पढ़े, उत्तर दे दें और आगे चलें, उत्तर देखें और आगे चलें, क्योंकि बीच बीच में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। तो जो मैंने पहले एक प्रश्न पत्र बनाया था उसमें मैंने सारे ऑप्शंस भी गलत रखे थे। वहाँ पर हालांकि आपको तरीका गलत भी लगा होगा कुछ विद्यार्थियों को कि इस तरीके का गलत प्रश्न नहीं देना चाहिए, और बात भी सही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एक ही प्रश्न पत्र देखकर रह गए, उन्होंने अगला प्रश्न पत्र नहीं देखा तो उनका नुकसान हो गया। वैसे तो खैर गलत ऑप्शंस आएंगे नहीं तो नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन खैर अगर वहीं पर सही हो जाता तो हमने बात की थी कि रुच धातु का जहां पर भी प्रयोग होगा वहां पर जो प्रियमाण है, जिसको अच्छा लगता है, जिसको रुचिकर है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः सूत्र से। तो यहाँ पर अच्छा लगना के लिए हम रुच धातु का प्रयोग करेंगे, और जब रुच धातु का प्रयोग करेंगे तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जब हम इस प्रकार के सर्वनाम के जब हम पद बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में जो बनेगा वो होगा अस्यै बालिकायै पठनं रोचते। इस बालिका की पढ़ने में रुचि है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 18वां प्रश्न है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति खालिस्थान न मनोरथै रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिं संयोजयत्। क्या आएगा यहाँ पर? कर्माणि, कार्यान, कार्याणि या कार्यः। तो क्या सूक्ति है? सूक्ति है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं होते। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 19वां प्रश्न है, मया विसर्ग संधि पठिता रेखांकिते शुद्ध पदम स्यात्। यहाँ पर शुद्ध पद क्या होगा? पठिता के स्थान पर क्या पद आएगा? पठितवान, पठ्यते, पठितः, पठितवती। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको दो चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। एक तो आपको त और तवतु प्रत्ययों का प्रयोग पता होना चाहिए, किस प्रकार के पद उनसे बनते हैं ये पता होना चाहिए। दूसरा, आपको वाच्य पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वाच्य है तो किसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। और एक और बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रत्यय यहाँ पर संधि में प्रयुक्त हुआ है तो किस प्रकार का ये पद है, कि क्या इसमें लिंग है। जब आपको ये सारी बातें पता होंगी तभी आप यहाँ पर शुद्ध पद कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य को। तो मया है, मया का तात्पर्य तृतीय विभक्ति का पद है, तो तृतीय का तात्पर्य हो जाएगा कर्मवाच्य है। अब कर्मवाच्य में इस कर्म के अनुसार ये पद होना चाहिए।
तो अब यहाँ पर जब हम कर्म वाच्य बनाते हैं, देखिए तवतु और त ये दोनों भूत काल के लिए धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्म वाच्य में कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे मैं बोलूं कि वह पुस्तक पढ़ता है, उसने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल का वाक्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा सह पुस्तकम पठितवान। तो जब हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो हम पठ धातु के साथ लगाएंगे तवतु प्रत्यय, तो यहाँ पर हो जाएगा पठितवान। लेकिन जब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो सह के स्थान पर तेन कर देंगे, पुस्तकम को पुस्तकम हो जाएगा, प्रथम में भी प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम होगा क्योंकि नपुंसकलिंग है, तो तेन पुस्तकम। अब हम यहाँ पर कर्मवाच्य जब बनाएंगे तो पठ धातु के साथ कत प्रत्यय लगाएंगे और कत प्रत्यय इस लिंग का लगाएंगे, तो ये नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पर जब हम पठ धातु से कत प्रत्यय लगाएंगे तो पठित, और नपुंसकलिंग में पठितम, तो यहाँ पर वाक्य बन जाएगा तेन पुस्तकम पठितम। अब यहाँ पर जब हम पठ धातु के साथ कत प्रत्यय लगाएंगे तो हमको इसका लिंग देखना है। ये जो संधि पद है ये आपको स्त्रीलिंग लग सकता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग का पद नहीं है, ये है पुल्लिंग का पद। तो यहाँ पर हमको पठ धातु के साथ कत प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग का पद बनाना है। तो जब कत प्रत्यय लगेगा पठ धातु के साथ और पुल्लिंग का पद बनेगा तो वो बनेगा पठितः। तो यहाँ पर सही पद हो जाएगा पठितः और सही वाक्य होगा मया विसर्ग संधि पठितः। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। 20वां प्रश्न है व्याकरण पाठ योजनायाः प्रमुखम सोपानम। व्याकरण पाठ योजना का प्रमुख सोपान क्या होता है? प्रस्तुतिकरणम, नियमीकरणम, सामान्यीकरणम या गृह कार्यम? तो प्रमुख सोपान होता है प्रस्तुतिकरणम। 21वां प्रश्न है छात्रः श्रवण अपेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ति इति परामर्शः विद्यते। छात्र श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा परामर्श विद्यमान होता है किसमें? श्रवण कौशले, पठन कौशले, भाषण कौशले, लेखन कौशले। तो पठन पर अधिक बल कहाँ पर दिया जाएगा? पठन कौशल में। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। 22वां प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकनस्य उपरि बलं दत्तम। शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा कौन से वर्ष में आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया गया? 1947 तमे, 1965 तमे, 1975 तमे या 1967 तमे? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर स 1975 तमे। 23वां प्रश्न है भाषायाः कति प्रकारा सन्ति। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? या भाषाया कति रूपा सन्ति, भाषा के कितने रूप होते हैं? इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। तो द्वौ एकः त्रयः चत्वारः, तो कितने रूप होते हैं भाषा के? त्रयः, 3 रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। 24वां प्रश्न है तृतीय शिक्षा नीति अनुसारेण संस्कृत शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति। तृतीय शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तृतीय शिक्षा नीति कब आई है? 2020 में। प्रथम शिक्षा नीति 1968, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 और तृतीय शिक्षा नीति 2020। तो इस 2020 वाली शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? मातृभाषा विधि, मौखिक विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर व्याख्या विधि? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। इस शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत को संस्कृत भाषा में ही पढ़ाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पर सही होगा। 25वां प्रश्न है अधिगम प्रक्रियायां केषां विशेष भूमिका अस्ति। अधिगम की प्रक्रिया में किसकी विशेष भूमिका होती है? किनकी विशेष भूमिका होती है? दृश्योपकरणानां, श्रव्योपकरणानां, दृश्य श्रव्योपकरणानां या चित्र फलकानां? तो किसकी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी दृश्य श्रव्य उपकरणानाम। दृश्य श्रव्य दोनों ही उपकरणों की अधिगम में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 26वां प्रश्न है कस्मिन् विधौ लेखन शिक्षणे अक्षर शब्दानां च स्वरूपाय विशेष महत्वं दीयते। किस विधि में अक्षर और शब्दों के स्वरूप पर, लिखावट पर विशेष बल दिया जाता है? पेस्टोलॉजी विधि,
अक्षर स्वरूपानुकरण विधि, मोंटेसरी विधि या मनोवैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मोंटेसरी विधि। अक्षरों की बनावट, शब्दों के स्वरूप पर मोंटेसरी विधि में अधिक बल दिया जाता है। 27वां प्रश्न है शिक्षायाः प्रमुखोद्देश्यम्। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तित्व विकासः, संप्रेषणं, सामाजिक नागरिकतायाः विकासः या देशस्य विकासः। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, नागरिकता का भी विकास होगा, देश का विकास भी होगा और वो संप्रेषण भी अच्छे प्रकार से कर पाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। 28वां प्रश्न है लिपि विज्ञानेन सह संबद्ध कौशलानि स्तः। लिपि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन से हैं? श्रवण, भाषण, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं है। पठनम भाषणम, तो इसमें भाषण नहीं है। भाषणम लेखनम, तो यहाँ पर भाषण नहीं है। और पठनम लेखनम, पढ़ने में और लिखने में दोनों ही कौशलों में लिपि विज्ञान की सहायता ली जाती है। लिपि विज्ञान सहायक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 29वां प्रश्न है नाटक शिक्षणस्य श्रेष्ठः विधि। नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्याख्या विधि, रंगमंचाभिनय विधि, कक्षाभिनय विधि या समवाय विधि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा समवाय विधि। सारी विधियों का मिश्रित रूप से प्रयोग करके जब नाटक शिक्षण किया जाता है तो वो नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि हो जाएगी। यहाँ पर ये जो रंगमंचाभिनय विधि है, ये नाटक का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए श्रेष्ठ विधि होती है। तो दो प्रकार के प्रश्न नाटक शिक्षण से संबंधित आ सकते हैं। अगर पूछा जाए नाटक के उद्देश्य पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो रंगमंचाभिनय विधि हो जाएगी। लेकिन अगर नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि पूछे तो वो होगी समवाय विधि, क्योंकि रंगमंचाभिनय विधि में समय अधिक लगता है, पैसा भी बहुत चाहिए होता है, तो ये अनुकूल नहीं है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा समवाय विधि। और अंतिम प्रश्न है शिक्षा संविधाने कस्यां सूच्यां निर्दिष्टा वर्तते। शिक्षा का संविधान में किस सूची में निर्देश दिया गया है? राज्य सूच्यां, केंद्र सूच्यां, समवर्ती सूच्यां या फिर संसदाधिकारे। कौन सी सूची में है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो ये 30 प्रश्न है। आशा है ये आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगी। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, जिससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।